नमस्कार। जब हम आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे जहन में लड़ाइयाँ, क्रांतियाँ और नेता आते हैं। लेकिन एक विचार ऐसा था जिसने बिना कोई हथियार उठाए ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। वो विचार था आर्थिक आत्मनिर्भरता का। तो आज हम स्वदेशी आंदोलन की कहानी को समझेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। सोचने वाली बात है ना? एक ऐसी ताकत जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना हो, एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा हो, उसे बिना हथियारों के कैसे चुनौती दी जा सकती है? 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीयों ने इसी सवाल का एक बहुत ही दमदार जवाब खोज निकाला। एक ऐसा जवाब जो दो आइडियाज पर टिका था, बॉयकॉट यानी बहिष्कार और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस। यही था स्वदेशी आंदोलन का मूल मंत्र। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नक्शे पर खींची गई लकीर से, एक ऐसा प्रशासनिक फैसला जिसे बंगाल का विभाजन कहा गया और जिसने पूरे देश में विरोध की एक ऐसी आग जलाई जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी किया जिसने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। और ये कोई छोटा मोटा प्रांत नहीं था। उस समय बंगाल की आबादी लगभग 7 करोड़ 80 लाख थी। अब देखिए, यहाँ दो कहानियां हैं, एक जो अंग्रेजों ने दुनिया को सुनाई और दूसरी जो असलियत थी। ऑफिशियली तो कहा गया कि इतना बड़ा प्रांत है, प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था, और वो था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। वे राष्ट्रवाद के गढ़ बंगाल को धर्म के आधार पर बांटकर उसकी ताकत को तोड़ना चाहते थे। इस विभाजन ने पूरे देश में गुस्से की एक लहर पैदा कर दी और इसी गुस्से से जन्म हुआ एक जबरदस्त दो तरफा रणनीति का, जिसे आज हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसका पहला हिस्सा था स्वदेशी। ये एक पॉजिटिव, एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया था। इसका मतलब था अपने देश का। ये सिर्फ विदेशी सामान छोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि भारतीय उद्योगों को, भारतीय कला को और भारतीय गौरव को फिर से खड़ा करने की बात थी। इसी को कहा गया आत्मशक्ति या सेल्फ रिलायंस की भावना। और इस स्ट्रैटेजी का दूसरा और ज्यादा आक्रामक हिस्सा था बहिष्कार। मतलब साफ था, अंग्रेजों की हर चीज को नकार दो। मैनचेस्टर से आया कपड़ा, उनके बनाए स्कूल और कॉलेज, यहां तक कि उनकी अदालतें भी। तो ये दोनों विचार, समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू थे। बहिष्कार ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला था, तो वहीं स्वदेशी भारत की अपनी आर्थिक नींव बनाने का एक रचनात्मक कदम था। एक तरफ तोड़ना था तो दूसरी तरफ जोड़ना। ये आंदोलन सिर्फ कुछ नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ही ये एक जन आंदोलन बन गया जिसमें समाज के हर तबके के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। देखते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल हुआ। इस आंदोलन की असली ताकत सड़कों पर दिखी। स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़कर पैदल सैनिक की भूमिका निभाई। और हाँ, पहली बार महिलाएं बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलीं और जुलूसों का नेतृत्व किया। वकील, जमींदार और मजदूर, ऐसा लगा जैसे पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ हो। इस आंदोलन ने सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक चेतना ही नहीं जगाई, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी एक नई ऊर्जा दी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गीत वंदे मातरम हर रैली, हर जुलूस में गूंजने लगा और देखते ही देखते पूरे देश की आवाज बन गया। आत्मशक्ति सिर्फ एक नारा नहीं था, लोग इसे जमीन पर उतार रहे थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार के जवाब में भारतीयों ने अपने खुद के संस्थान बनाने शुरू कर दिए। नेशनल कॉलेज खुलने लगे, स्वदेशी कपड़ा मिले, बैंक और फैक्ट्रियां स्थापित हुईं। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण था। लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर था, ठीक उसी वक्त अंदर ही अंदर एक दरार पैदा हो रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर ही दो विचारधाराएं आपस में टकराने लगी, जिन्हें हम नरमपंथी और गरमपंथी के नाम से जानते हैं। ये टेबल सिर्फ दो गुटों का फर्क नहीं बताता, बल्कि ये दो अलग अलग पीढ़ियों और दो अलग अलग रणनीतियों के टकराव को दिखाता है। नरमपंथी ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर सुधार चाहते थे, जबकि लाल बाल पाल की तिकड़ी के नेतृत्व में गरमपंथी सिस्टम को ही सीधी चुनौती देना चाहते थे। उनका लक्ष्य अब सिर्फ कुछ अधिकार पाना नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज था। ये जो वैचारिक टकराव था, ये आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। इसका नतीजा कांग्रेस के इतिहास की एक बहुत बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में सामने आया।
ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। 1905 के बंगाल विभाजन ने गर्मपंथियों को एक नई ऊर्जा दी। 1906 के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस पर और कड़े प्रस्तावों के लिए दबाव बनाया और 1907 आते आते सूरत अधिवेशन में ये मतभेद एक बड़े टकराव में बदल गया। और नतीजा था 1907 का मशहूर सूरत स्प्लिट, यानी सूरत का विभाजन। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। इस विभाजन ने एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर दिया, जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार ने उठाया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आंदोलन फेल हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही इसे अंदरूनी फूट और सरकारी दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। और आंदोलन को एक शानदार जीत भी मिली। साल 1911 में लगातार हो रहे विरोध के सामने अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो बड़े बड़े साम्राज्य भी झुक जाते हैं। लेकिन इस आंदोलन की असली विरासत विभाजन को रद्द कराने से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। स्वदेशी आंदोलन ने भविष्य के लिए जमीन तैयार की। इसने राष्ट्रवाद को पहली बार कुछ पढ़े लिखे लोगों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। इसने बहिष्कार जैसा हथियार दिया, जिसका इस्तेमाल बाद में गांधी जी ने बड़े पैमाने पर किया। स्वदेशी का आइडिया इतना शक्तिशाली था कि ये आगे चलकर महात्मा गांधी की विचारधारा का भी एक बहुत अहम हिस्सा बना। उनके लिए ये सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि एक नैतिक सिद्धांत था, जो एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भारत की नींव था। और यही बात हमें आज के एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्वदेशी आंदोलन को हुए 1 सदी से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आत्मशक्ति या सेल्फ रिलायंस का ये विचार आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में एक देश के लिए आत्मनिर्भर होने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।